अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद है मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बस जैसा हो सकता हूँ आज के दिन। ये बताएं कि अपोजिशन जो है बहुत ज़ोरों शोर से जो है FATF के अपने बदले वो पूरा करना चाह रही थी कि NRO मिल जाए उनको या अपनी कोई शर्तें मनवा सकें, लेकिन आज जो है सेनेट में FATF जो है वो बिल पास हो गया उसका। तो और इमरान खान ने ये भी कह दिया है कि अपोजिशन को कोई NRO नहीं मिलेगा और वो FATF के लेजिस्लेशन के बदले में कुछ भी नहीं मनवा सकते। तो ये तो दोनों बातें आपको मैं पहले प्रोग्राम में कह चुका हूँ। लेकिन अब आगे अपोजिशन का क्या फिर रोल हो सकता है? ऑपोजिशन जो है अगर इतनी इफेक्टिव होती तो चेयरमैन सेनेट तो अपना लगवा लेती ना कम से कम, कि जहाँ उनके 61 लोगों ने हाथ उठाए हैं और वोट पड़े हैं तो वो यानी 49 पड़े हैं, तो यार वो अपोजिशन के लोग थे ना कि जो उन्होंने हाथ तो उठा लिया, कस्में खा ली, लेकिन वोट नहीं डाला, तो उनको तो नहीं निकाला अपोजिशन ने, ना सेनेट से निकाला, ना कुछ और उनके साथ सरजनश की, ना उनके नाम जाहिर किए। पता सबको है कि कौन कौन लोटा बना था उस दिन। तो बात यह है कि ये अपोजिशन जो है ना, ये आपस में एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं करती है। और इस अपोजिशन का अलमिया ये है कि देखिए, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, आपको शायद नहीं याद होगा, आप यंग हैं, नवाबजादा नसरुल्लाह खान का अलायंस जो था ना वो बहुत चलता था। उसकी वजह यह थी कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान खुद कभी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं थे। अच्छा, इस अपोजिशन में फजल रहमान भी कैंडिडेट है PM बनने के, मियाँ शहबाज शरीफ भी कैंडिडेट है, मरियम नवाज भी कैंडिडेट है, बिलावल भी कैंडिडेट है, बिलावल के अलावा भी कैंडिडेट है। तो वो एक दूसरे का साथ देंगे, उसको बड़ा करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो वो दूसरे कैंडिडेट जो है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये उनको कबूल नहीं है। तो जिस ऑपोजिशन के अंदर खुद यानी इतने ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो और इख्तलाफात और मिसट्रस्ट हो, वो किसी भी हुकूमत को कैसे प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसका मतलब है कि जो अपोजिशन ने कहा है कि ईद के बाद वो APC बनाएंगे और एक पेज पर हैं, तो वो फिर एक पेज पर नहीं नजर आ रही। प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ईद के बाद प्रॉब्लम की रीजंस और होंगी, और वो ये APC को भी ऑपोजिशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर लोगों के मसाइल पे नहीं इसको कन्वर्ट करते। देखिए, जमहूरियत के नाम से लोग तंग आ गए। जमहूरियत के लिए कोई नहीं अब निकलेगा और मार खाएगा। महंगाई के लिए निकल सकते हैं लोग, बिजली के लिए निकल सकते हैं, अपने बिलों के लिए निकल सकते हैं, स्कूलों की फीसों के लिए निकल सकते हैं, अद्वियात के लिए निकल सकते हैं। जमहूरियत के लिए नहीं अब निकलता कोई यहाँ पे, क्योंकि जमहूरी लोगों को हमने देख लिया। कराची का हाल जो है ना, वो जमहूरियत की बदतरीन एग्जाम्पल है। और आप एंड में आपको फौज बुलानी पड़ी है, NDMA को आपको बुलाना पड़ा कि आओ और कराची में ज़रा कुछ लोगों को सांस लेने का मौका मिल जाए। तो इसका मतलब जमहूरियत तो फेल हो गई है ना यहाँ पे। बात करें लोगों के हकूक़ की, अगर तो उस APC को ये चेंज करते हैं, लोगों के हकूक़ के ऊपर रखते हैं, फिर तो वो APC कोई फ़ाल हो सकती है, कारआमद हो सकती है। ये जमहूरियत उस APC पे नहीं चलेगी। अबू बचाओ, ये अभी तो अबू बचाओ मुहिम हो रही है ना, कि मरियम के अबू बचाओ, बिलावल के अबू बचाओ, मुस्तनसर के अबू बचाओ, लेकिन अब वो अबू बचाओ मुहिम नहीं चलेगी। वफाकी वजीर ने भी कहा है कि अगले जो 4 से 5 महीने हैं वो बहुत क्रूशल हैं, और इमरान खान जो है खुद इमरान खान के लिए क्रूशल है, इनको होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। ये तो इमरान खान की पार्टी के हैं ही नहीं, और ये तो लोटा वजीर है। ये तो हर मुख्तलिफ पार्टियों में रहते हुए आई और हर जगह से धक्के पड़े हैं इनको, और उसके बाद अपना वो यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। देखें, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि तहरीक इंसाफ में जो बाहर से लोग आए हुए ना लोटे, उनको गलत फहमी है कि वो लीडर बन गए। तहरीक इंसाफ में एक ही लीडर है, वो है इमरान खान। पीपल्स पार्टी में एक ही लीडर है, वो है बिलावल भुट्टो। नून लीग में एक ही लीडर है, वो है मियाँ नवाज शरीफ। JUIF में सिर्फ एक ही लीडर है, वो है मौलाना फजल रहमान। ANP में एक ही लीडर है और वो है स्फंदियार वली। किसी को अगर कोई और मरोड़ उठता है ना पेट में, तो उसको चाहिए कि इमोडियम के कैप्सूल खा के सो जाए या इंटेस्टोपैन की गोलियां खाए, क्योंकि उस मरोड़ का और कोई इलाज नहीं है। इनमें किसी की कोई हैसियत नहीं है। और इमरान खान आज किसी को कहता है कि मैंने इसको निकाला, इसको निकाला, इसको निकाला, उसकी पार्टी सलाम करेगी, जवाब पेश करेगी कि इसको क्यों निकाला। और वो अगर किसी को रख लेता है तो उसी की पार्टी जवाब पेश करेगी कि इसको क्यों रखा, ये कितना काबिल है, इस वजीर की क्या हैसियत है। ये इसको तो अब जो है ना, अभी से ये जो फुदकना है इसने 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, इसने अपनी साइड बदलनी है, उस साइड को सिक्योर कर रहा है कि मैं तो पहले से तुम्हारी बातें कर रहा था। तो ये लोटों की असलियत जो है ना, वो सबको पता है।
तो लोटा इमरान खान आपको लगता है कि कोई आगे महीनों में कोई अहम फैसले करने वाले मेरा ख्याल है कि ये ईद के फौरन बाद, मैंने आपको पहले कहा था कैबिनेट में लोग जाने वाले हैं, गए ना, ठीक है ना। जब फिरदौस आशिक और गवान वगैरह भी गए तब भी मैंने कहा था, टीवी पे आके कहा था कि जा रही हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वफाकी वुज़रा भी जा रहे हैं, कम से कम चार जा रहे हैं ईद के बाद, और सूबाई वुज़रा भी जा रहे हैं। और ये वो जाने का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इधर से निकलेंगे और उस पोर्टफोलियो पे आ जाएंगे, वो तो रद्दो बदल है। मैं जाने की बात कर रहा हूँ कि बहुत करीब है। रिजिग्नेशन तो पता नहीं मांगा जाएगा कि नहीं, बट दे विल बी शोन द डोर। बिल्कुल ठीक है। अल्ताफ हुसैन जो हैं वो पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, कराची के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है अब उनका क्या ताल्लुक है पॉलिटिक्स से? अब यानी ये इतनी अच्छी बातें होती है, लंदन के जोकर का ज़रूर जिक्र करना था, एक अपना वो देखिए, अल्ताफ हुसैन एक गद्दार वतन है। अल्ताफ हुसैन जो है वो एक नासूर है। अल्ताफ हुसैन वो है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुहाजिर कौम को भी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और अल्ताफ़ हुसैन वो है जिसने लोगों को कत्ल करने के अहकाम दिए, उसके अपने लोग मान गए, जिसने रॉ से पैसे लेता रहा। मोहम्मद अनवर वगैरह सब ने आके इंटरव्यूज़ में इस बात को एडमिट किया, जो उसके राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है। अल्ताफ़ हुसैन वो है जिसने जनापुर बनाने की साजिश की। अल्ताफ़ हुसैन वो है जिसने जो एक दुश्मन नहीं कर सकता था वो अल्ताफ़ हुसैन ने किया इस मुल्क के साथ। कितने लोग, कितने सौलत मिर्ज़ा बन गए। आप कटी पहाड़ी का किस्सा ले लें, आप अपना वो हैदराबाद का ले लें किस्सा, इन सारों का कितने लोग अपना जान से हाथ धो बैठे, और बच्चों के हाथों में कलम की जगह क्लैशनकोव पकड़ा दी उसने। ये अल्ताफ़ हुसैन है। इतने मकरू और घिनौने आदमी का जिक्र हम ना ही करें तो बेहतर है, और उसको बोलने दें। उसकी हैसियत क्या है, उसको सुन कौन रहा है, और उसको इतनी हम लिफ्ट क्यों कराएं। और जब हमारे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है उसकी तस्वीर दिखाने पे, तो हम तो उसकी तस्वीर भी नहीं दिखाना चाहते। वो अलग बात है कि लंदन का सबसे बड़ा जोकर है वो। पिकेडिली सर्कस का इतनी रौनक नहीं होती जितनी उस लंदन के जोकर की है। हो सकता है उनको अब कोई सुन नहीं रहा, तो वो फिर इस तरह के बयान नहीं, उनको कोई भी नहीं सुन रहा। बिल्कुल, उनके अपनी पार्टी के लोग नहीं सुन रहे। वो सिर्फ अब साथ जो उनकी जायदादें रह गई हैं ना, वो उनके ऊपर नज़र रख के वो 5-6 लोग करीब है, मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी और ये वासे जलील और ये चंद एक लोग जो हैं कि इन जायदादों पे हाथ डालना, वो जाली कागज़ बनाने के चक्करों में, और उनको कोई मोहब्बत नहीं उनसे। ट्रम्प के बारे में बताएं कि उन्होंने ट्वीट की है कि 2020 के जो इलेक्शंस हैं वो डिले हो सकते हैं, और उन्होंने अभी से कह दिया है कि अगर इलेक्शंस हुए तो वो सबसे बड़े फ्रॉड और इनएक्यूरेट होंगे, क्योंकि लोग जो हैं सेफली निकल नहीं सकते और वोट नहीं कर सकते, तो इलेक्शंस को डिले कर देना चाहिए। तो क्या वो इनसिक्योर हैं या आप उनकी इस बात से इत्तेफाक करेंगे? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात है, सोमाली लैंड की नहीं हो रही, या कोई बर्मा की बात नहीं हो रही कि उनके एक प्रेसिडेंट ने एक ट्वीट कर दी। अब यहाँ पे जब अमेरिका का प्रेसिडेंट इस तरह की ट्वीट करता है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी, उनकी इलेक्टोरल पॉलिसी, हर चीज़ को अफेक्ट करती है, तो आप उससे उसकी जहन का अंदाज़ा लगा लें। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद से श्योरिटी होना शुरू होगी कि वो इलेक्शन नहीं जीत रहा, और उसको लगता है कि अगर वो डिले कर लेता है और वबा पे काबू पा लेता है, जो उसका सबसे बड़ा एक फेलियर नज़र आ रहा है लोगों को, और चाइना के ऊपर हेट्रेड ज़्यादा डेवलप कर लेता है, तो शायद वो इलेक्शन जीत जाए। लेकिन फ़िलहाल अमेरिका के कानून में इलेक्शन डिले करने की कोई शिक मौजूद नहीं है। अमेरिका के आइन में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करके तमाम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, डिपार्टमेंट ऑफ ये जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को, और इन सारों को बैकफुट पे डाल दिया, क्योंकि वो उसकी ट्वीट जो है ना, अब वो इनकी फॉरेन पॉलिसी बन जाती है। अब उसके एम्बेसडर्स सारों को जस्टिफाई कर रहे होंगे, नहीं प्रेसिडेंट का ये मतलब है, नहीं प्रेसिडेंट ने ये नहीं कहना था। किसी को कुछ नहीं पता होगा कि वो उसके दिमाग में रात को क्या हुआ, सुबह उसका पेट खराब हुआ, बॉल मूवमेंट हो रही थी, उसने उस पर आके ट्वीट कर दी टॉयलेट के अंदर ही बैठे बैठे। ये तो उसका हाल है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये उसकी गिरती हुई मकबूलियत की पहली इंडिकेशन है। जो आपने एक दफ़ा मुझे पहले कहा था ना कि जो बाइडन के हक में एक सर्वे आ रहा है, और मैंने कहा था अभी इट इज़ टू अर्ली, मैंने आपको कहा था ना, बट नाउ दिस स्टेटमेंट ऑफ ट्रम्प रेटिफाइज दैट सर्वे, और वो सर्वे को सही साबित करते हैं कि जो बाइडन 51% पे पहुंच गया, और ट्रम्प की डेली अगर ड्रॉप हो रही है तो ट्रम्प अब हीले बहाने ढूंढ रहा है। बट अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स की बड़ी स्ट्रेंथ है। कोई भी फंडामेंटल राइट के थ्रू अगर ये करना भी चाहेगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा।
इसके बाद क्या बहाना है कि लोग आ नहीं सकते। वो कहेगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स दें जी सबको। अमेरिका में तो हर एक के पास कंप्यूटर, हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर थे, उससे वोट डाल दें, ठीक है ना। वोटिंग तो होनी है, वो तो अब जंग अजीम तो नहीं चल रही खुदा ना खास्ता, और अगले 1 महीने में कोविड में भी फ़र्क पड़ जाएगा, 2 महीने में, और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि उनको भी फ़र्क पड़े और वहाँ पे भी कम हो। इसका इशारा यही है कि ट्रम्प जो है वो अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी कम हो रही है उनकी और हार को। हाँ, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन आयशा फारूकी, उन्होंने कहा है कि इंडिया ने जो राफेल फ्रांस से हासिल किए हैं उसकी रिपोर्ट पाकिस्तान को मिली है और उससे ये पता चलता है कि वो न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो क्या भारत कुछ जंगी तैयारी कर रहा है? आयशा सो के उठी है मेरा ख्याल है कुछ 1 साल के बाद, तो ये फॉरेन ऑफिस वाली जो है तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है। लेकिन राफेल के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स 2 साल पहले ट्रेनिंग ले चुकी हैं, सही। और उनको पहले का पता है उनका। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को ये पहले का पता है राफेल की इची बिची, उसका कौन सा पुर्जा क्या है, उसके एवियोनिक्स क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। देखें, पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, इसके बारे में अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कश्मीर जो है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बात बड़ी क्लियर की थी, और ये उसने तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 साल पहले की थी। मैं भी वहाँ पे था, काशिफ अब्बासी भी था वहाँ पे, हामिद मीर भी था, मालिक भी, अरशद शरीफ भी, हम सारे हम वहाँ एक साथ बैठे हुए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। और वहाँ उन्होंने कहा कि कश्मीर 2 न्यूक्लियर कंट्रीज़ का फ्लैश पॉइंट है। तो कीप वन थिंग इन माइंड के न्यूक्लियर हमने इसलिए तो नहीं बनाया कि शेख रशीद की शादी पे हमने आतिशबाजी करनी है, अपने डिफेंस के लिए बनाया है ना। तो इंडिया ने इसलिए तो न्यूक्लियर नहीं बनाया ना कि उसने अपने लोगों को फाका कराना है खामखा में और बुरा बनना है, तो उन्होंने भी कहीं इस्तेमाल करना होगा। ये दुनिया को एक्ट करना है अब इस बात पे कि जब इस तरह की अब वो एक्विजिशंस कर रहे हैं और वेपन अपग्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब कश्मीर के ऊपर इन्वॉल्व कौन कौन है। एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान है, और एक तरफ चाइना। लद्दाख का वो भी क्लेमेंट है ना। तो एक्चुअली कश्मीर के 3 क्लेमेंट है अदर देन कश्मीरीज, तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। इंडिया की सपोर्ट कौन कर रहा है? इजराइल, न्यूक्लियर पावर। चाइना के साथ कौन है? रशिया, न्यूक्लियर पावर। इंडिया के पीछे कौन है? अमेरिका, न्यूक्लियर पावर। अमेरिका के साथ कौन है? ब्रिटेन, न्यूक्लियर पावर। तो कश्मीर इज अ फ्लैश पॉइंट फॉर एवरी वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर। ये इतना डेंजरस है, इसलिए कश्मीर का इशू जो है वो यूनाइटेड नेशंस की प्लेबिसाइट के ज़रिए और रेजोल्यूशन के ज़रिए उसको तय होना चाहिए, और कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। और जो भी वो कहें, मैं इस बात में नहीं कहूँगा कि जी वो सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा है, या वो कश्मीरी खुद बताएंगे कि वो किसका हिस्सा बनना चाहते हैं, किसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये उनकी मर्ज़ी है। अब 3 स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कश्मीरी अवाम है। तो राफेल, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इससे पूरी दुनिया को ये मैसेज मिल जाना चाहिए कि कश्मीर इज़ द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट फॉर दिस सेंचुरी। गुज़िश्ता रोज़ चमन में नाखुशगवार वाक़े पर पीटीएम, पाक फ़ौज और एफसी को ही इल्ज़ाम दे रही है, जबकि हकीकत में इसकी तफसील ये है कि 0 पॉइंट बॉर्डर पर हज़ारों अफराद जो हैं वो आमदोरफ्त होती है उनकी, और गेट बंद होने के बावजूद कानूनी तौर पर लोग जो हैं आते जाते रहते हैं। लेकिन जब पाक फ़ौज ने टाइम मांगा, देखिए मुझे बहुत अरसे से एक बात पता है कि पीटीएम के अंदर जो है ना, हमारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब शुरू में पीटीएम, यानी कुछ साल पहले, मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त है काशिफ अब्बासी, तो काशिफ अब्बासी जो थे ना वो मंजूर पश्तीन को मिले। तो मैं स्पेशली इस्लामाबाद गया, मैंने काशिफ को पूछा, मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रहे हैं ये। उन्होंने कहा यार बड़ा रीज़नेबल सा आदमी, और जो बातें कर रहे हैं वो सेंसिबल है। हमने उनके देखे, उन्होंने जो बातें की। अब वहाँ पे जो फाटा में जितने रिफॉर्म्स हो गए हैं वो तो सारे वही हैं जो पीटीएम डिमांड कर रही थी। तो पीटीएम का लड़ना और ब्लेम गेम जो है ना वो समझ में नहीं आता मुझे, अनलेस एंड अनटिल वो कोई एक्सटर्नल किसी के हाथ पे वो कठपुतलियाँ जो हैं वो फुदक रही हैं ना। हैविंग सेड दैट, अब इसका आप इल्ज़ाम दे दें, अब अफ़गानिस्तान ने अपनी फ़ौज सरहद पे रख दी है पाकिस्तान के। अच्छा, ये अफ़गान चीफ नहीं है, इनको याद नहीं है। मुझे याद है जिस दिन जनरल बाजवा ने टेक ओवर किया था ना एज आर्मी चीफ पाकिस्तान में, तो पहली बारी पाकिस्तान ने दहशतगर्दों का ताक़ुब करते हुए 30 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के अंदर जाके फायरिंग की थी, और वहाँ पे उनको मारा था, और वहाँ पे उनके चेक पोस्ट को और पॉइंट्स को जिनको अफ़गान आर्मी प्रोटेक्ट कर रही थी उनको उड़ा दिया था पाकिस्तान ने।
और नवाज शरीफ साहब जब पहली बारी लंदन गए थे, आप याद करें, तो वो 3 दिन अफ़गान पाक बॉर्डर बड़ा हॉट था और उस पर लड़ाई होती रही है, ठीक है ना। उसके बाद पाकिस्तान ने उनको ज़रा याद यूद करा के ना कि कौन माई बाप है कौन नहीं, उनको वहाँ पे ठंडा कर दिया था। लेकिन अब अफ़गान फ़ौज आ गई है ना वहाँ पे, तो सबसे पहले इमरान खान को चाहिए कि अफ़गान ट्रांजिट रेट बंद करे, मत भेजे उनको आटा, मत भेजे उनको और चीज़ें। ज़रा उनको पता चले कि जिस मुल्क से उनको खाने पीने का मिलता है वो उसी मुल्क के ऊपर उंगलियाँ उठाते हैं। ये आसान फरामोशी है ना कि जो आपके रेफ्यूजी रखे हुए, जिसने मुल्क ने 3 मिलियन, जो मुल्क आपको फीड करता है, जो मुल्क आपको रेस्क्यू करता है, आप उसी के ऊपर आके जो फ़ौज बिठा रहे हैं वहाँ पे, तो फिर सब कुछ फ़ौज बिठा लेनी चाहिए। ये ज़्यादा लड़ाई इनकी है जो फेंसिंग की है आर्म फोर्सेस ने वहाँ पे पाक अफ़गान बॉर्डर पे। उस फेंसिंग की वजह से स्मगलरों के दिन काले हो गए और वो स्मगलिंग नहीं हो सकती। वो सारी प्रॉब्लम है। वही लोग पीटीएम में भी हैं, वही लोग उधर भी हैं, वही लोग फलां के साथ भी हैं। डिका हैं तो वॉर लॉर्ड्स ना, हैं तो ट्राइबल वॉर लॉर्ड्स ना। तो ये तकलीफ़ हो रही है, ये भी उनको थोड़े दिन में समझ आ जाएगी, फिक्र ना करें। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान इसके खिलाफ कोई प्रॉपर एक्शन लेगा? पाकिस्तान को लेना चाहिए वंस फॉर ऑल। पाकिस्तान की हमेशा ये जो स्वार्थी हमारा पॉलिसी है ना कि नहीं हमने तो ये करना, हम तो दोस्ती चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं। इंडिया भी रोज़ LOC की वायलेशन कर रहा था, हम कहते हैं चार्ज डी फेयर को बुलाया, देखिए आपने बड़ा गलत किया, हमने एहतजाज कर लिया जी, हम बड़े अच्छे पीस नहीं उनको समझ आ रही है बात। आइदर यू कम अप एंड स्टैंड फॉर योरसेल्फ और देन कीप क्वाइट। पाकिस्तान को बहुत पाकिस्तान की ना नीचे लगने वाली पॉलिसी जो है ना, ये कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे तो नहीं समझ आती। अब बहुत बेहतर होता पर इस मौके पर तो ज़ैद हामिद को थोड़ी देर के लिए अफगान अफेयर का इंचार्ज बना देना चाहिए, उन्हीं की जुबान में जवाब मिलेगा। साहब अभी तो शाह महमूद कुरैशी ने भी कह दिया कि उनकी नज़रें जो हमारी जो नज़रें पाकिस्तान की वो श्रीनगर पर हैं, तो फिर आप इस जवाब को सही समझते हैं या अभी भी ज़ाहिद हामिद? मैंने देखा है, अब मुझे नहीं पता, एक तो व्हाट्सएप पे शेयर हुआ तो मुझे ये नहीं पता व्हाट्सएप पे बड़ी चीज़ें जो है फोटोशॉप भी हो जाती। तो अभी तो मैं जब फॉरेन ऑफिस का ऑफिशियल बयान देखूंगा और मैं शाह महमूद से खुद बात करूंगा कोशिश करके, तो फिर मुझे पता चलेगा कि उन्होंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या दी है। लेकिन सिर्फ नज़रें रखना काफ़ी नहीं है, इंडिया को ये बताना चाहिए कि हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, ठीक है ना। और अगर अब तुमने अपना कब्ज़ा ना छोड़ा तो हमारा स्टांस बिल्कुल वाजिब होगा दुनिया को, क्योंकि पता है कि तुमने वहाँ पे 1 साल से कर्फ्यू लगाया हुआ है। आपको पता है ह्यूमन हिस्ट्री में 5000 साल पुरानी हिस्ट्री में इतना बड़ा कर्फ्यू आज तक नहीं लगा। सो मच सो फॉर डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।